और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बैकअप्स और डेटा स्टोरेज के कितने आपके पास तरीके हैं और क्या प्रोसेस आपको अपनाना चाहिए। जो आउटलाइन हम इस पर्टिकुलर डेटा स्टोरेज और बैकअप्स के लिए कवर करेंगे तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, तो हम एक एक करके इसको कवर करने का प्रयास करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में, और हम आपको निरंतर एक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से ये समझाएंगे कि किस तरह से आपको डेटा स्टोरेज और बैकअप करना चाहिए। तो पहले हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट जानना होगा कि इम्पोर्टेंस क्या है। यदि आप डेटा स्टोरेज और बैकअप कर रहे हैं तो किस उसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए और आपको क्यों करना चाहिए। दूसरी जो आपके आउटलाइन हम इसमें कवर करेंगे और जो स्पेसिफिक इस लेक्चर का पार्ट होगा, ताकि आपको समझना होगा कि एक माध्यम क्या है आपके डेटा स्टोरेज और बैकअप करने के लिए, जिसको हम राइट कहते हैं, दैट इज रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, जो कि एक इम्पॉर्टेंट विषय है और हम इसमें देखेंगे कि कितने मॉड्यूल्स हैं आपके इसको करने के लिए। फिर डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हमको ये देखना है कि बैकअप्स अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में करना चाहते हैं तो क्या हमारे पास विधि हो सकती है, और अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये काम करेंगे तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और फाइनली जो चौथा पार्ट है इस पर्टिकुलर लेक्चर का, और जिसमें हमको ये देखना है कि यदि आप अगर बैकअप करना चाह रहे हैं तो लोकली अगर आप अपने साथ सिस्टम पे करते हैं या फिर आप क्लाउड स्टोरेज का माध्यम यूज करते हैं, जो कि आज की डेट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, किसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रॉस हैं, क्या निगेटिव साइड्स हैं, क्या पॉजिटिव साइड्स हैं। तो वो बेसिकली इस पर्टिकुलर फोर्थ वाले मॉड्यूल के पार्ट में आपको बताया जाएगा। तो इन टोटल ये हमारे पास है और हम इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हमने यहाँ पे लिखी है जो कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा स्टोरेज और बैकअप्स को दर्शाती है, तो उसको हमको एक एक करके देखना पड़ेगा। यदि मैं बैकअप और रिकवरी की बात करता हूं तो पहले मेरे को ये समझना पड़ेगा कि किस तरह का एक प्रोसेस है। तो इस पर्टिकुलर बैकअप और रिकवरी का जो प्रोसेस है, इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं कॉपीज, ठीक है, और उसको स्टोर कर रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं हम ऐसा काम? बिकॉज हमें प्रोटेक्ट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा जो आपने स्टोर करके रखा है, ठीक है। तो इसको हम कई समय पे ऑपरेशनल रिकवरी भी कहते हैं, क्योंकि आपके पास जो भी डेटा है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की बहुत एक इम्पॉर्टेंट एसेट है, जो कि आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो उसको आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा और कई बार हम उसको मल्टीपल कॉपीज में रखेंगे। इसीलिए आपका इसका जो दूसरा नाम हो सकता है, जिसको आप सिनोनिमस नेम भी कह सकते हैं, तो हम इसको ऑपरेशनल रिकवरी भी कहेंगे। रिकवरी फ्रॉम अ बैकअप टिपिकली इन्वॉल्व्स रिस्टोरिंग द डेटा। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर आप कोई भी बैकअप या फिर आप कोई भी डेटा स्टोरेज रखते हैं, तो अगर आप उसमें रिकवरी का एक वर्ड जोड़ देते हैं, तो रिकवरी का मतलब होता है कि वो स्पेसिफिक सारे स्टेप आपको बताने होंगे कि किस तरह से आपको एक ओरिजिनल लोकेशन जो आपने बनाई हुई थी वहां पे डेटा वापस से रिस्टोर किस प्रकार से किया जाता है। या फिर अगर आपने कोई भी ऑल्टरनेट लोकेशन बना रखी है, तो यदि आपके पास कोई भी लॉस्ट होता है या आपका डैमेज हो जाता है डेटा, तो क्या आप वहां से उसको रिकवर कर सकते हैं और वापस से आप अपनी ऑपरेशंस को फिर से स्टार्ट करें। जैसे मान लीजिए आजकल बहुत सारे एक मैलवेयर अटैक होते हैं, तो उस केस में होता क्या है कि आपका सिस्टम बिल्कुल रुक जाता है, आपका डेटा लॉस हो चुका है। यदि आपने बैकअप लिया होगा या आपके पास एक रिकवरी की पूरी स्ट्रैटेजी होगी, पूरा तरीका होगा, तो आप उसको वापस किसी ना किसी माध्यम से रीस्टोर कर पाएंगे, जिसको आप रिकवरी में आगे पढ़ेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंस अगर आप देखेंगे कि यदि हम अपना डेटा स्टोरेज लोकली बना रहे हैं या फिर क्लाउड पे बना रहे हैं, आपने जैसा भी बैकअप लिया है, तो प्रॉपर बैकअप की जो भी कॉपी होती है वो आपको स्टोर करनी होती है किसी सेपरेट सिस्टम में, जो कि आपका सेम सिस्टम नहीं होना चाहिए। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। यदि आपने बैकअप लिया है तो आपको उसको सेम सिस्टम पे नहीं रखना पड़ा चाहिए। एक आपको दूसरा सेपरेट सिस्टम आपके पास हो, या फिर आप कोई भी दूसरा माध्यम यूज करें जिसमें आप एक्सटर्नल ड्राइव्स का भी यूज कर सकते हैं, ताकि जो आपका प्राइमरी डेटा है जो आपने पास रखा गया था उसको बेसिकली आप क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। और प्राइमरी डेटा को किसी जगह पे स्टोर किया जो कि आपका डिफरेंट होगा मेन सिस्टम से, ताकि यदि आपको कोई भी लॉस होता है, आपका हार्डवेयर फेलियर हो जाए या फिर आपका सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाए, तो आपको वापस से आपका डेटा मिल जाएगा। आपके पास रिकवरी के मेथड्स होंगे और वापस से आप उसको ऑपरेशनल चीजों में ला सकते हैं। चौथा एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, यदि मैं कहता हूँ वाई बैकअप एंड रिकवरी इज इंपॉर्टेंट, तो अभी भी हम उसी विषय में बात कर रहे थे, लेकिन अगर आप इसके पर्पसेस को और भी अच्छे से जानना चाहेंगे तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आप इनको जानना चाहें तो देखिए एक बार। द पर्पस ऑफ बैकअप इज टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ डेटा। तो अभी भी हमने आपको जैसे पहले बताया, तो हम उसमें कॉपीज ही बना रहे हैं, ताकि यदि आपका कोई भी प्राइमरी डेटा का फेलियर होता है, यदि आपका कोई ऐसा इवेंट हो जाए, मैलवेयर अटैक हो जाए, सिस्टम क्रैश डाउन हो जाए, तो आप वापस से वहां पे रिकवरी कर पाए। यदि आपके पास डेटा स्टोरेज या बैकअप नहीं होगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। प्राइमरी डेटा फेलियर्स कैन रिजल्ट
ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर, यानी दूसरों तरीके से ये पॉसिबल है। आपकी हार्ड डिस्क क्रैश कर गई तो आपके पास कोई हार्डवेयर फेलियर हो गया, या से फॉर एग्जांपल जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे थे वो भी आपके पास क्रैश डाउन हो गया, लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम आ गई, डेटा करप्ट हो गया, या कोई भी एक मैनुअल इवेंट पॉज हुआ जिसकी वजह से आप वापस से अपना ऑपरेशंस बंद कर देते हैं, आपको डेटा को रिकवर करके लाना पड़ेगा। यदि आपके पास बैकअप नहीं होगा तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई हम कहते हैं कि बैकअप और साथ ही साथ आपकी रिकवरी की क्या स्ट्रैटेजीज हैं, वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकअप कॉपीज आपको एक अलाउ करेंगी ताकि आप अपने डेटा को रिस्टोर कर लें और वापस से आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच सकें। यानी मान लीजिए यदि मैंने कल कोई आपका बैकअप लिया है रात में 8 बजे के बाद, 8 बजे तक का मेरे पास बैकअप है, और 8 बजे के बाद मान लीजिए रात में 10 बजे कोई मैलवेयर अटैक होता है और मेरा सिस्टम खराब हो जाता है, तो मैं वापस एक रिस्टोर पॉइंट है जो कि मेरे पास 8 बजे तक का, मैं वहां से वापस से अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकता हूँ और मेरा बिजनेस बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नीड है अगर हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी की आज के दिन पे। बेहतर रिजल्ट्स के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि बैकअप कॉपीज को आपको कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा, रेगुलर आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप बहुत बार बैकअप बना रहे हैं तो आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपके पास उनको स्टोरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको रेगुलर बेसिस पे मिनिमाइज करना होगा अमाउंट ऑफ डेटा लॉस बिटवीन द बैकअप्स। मैंने जैसे बोला कि अगर आपके पास 8 बजे तक का डेटा है तो 10 बजे अगर अटैक होता है तो वो 2 घंटे का डेटा आपका लॉस हो रहा है। तो आपके पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कम से कम आपका लॉस हो जब आप रिकवरी की तरफ बढ़े। जितना टाइम पास होगा बिटवीन द बैकअप कॉपीज उतना पोटेंशियल होगा आपके लिए डेटा के लॉस को, मतलब किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। रिकवरी की क्या प्लान है, मल्टीपल कॉपीज अगर आप रिटेन कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि किस तरह से आपने उसको इंश्योर किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और कोई भी बीच में अगर आपके पास डेटा करप्ट होता है या कोई भी मलिशियस अटैक होता है तो आप किस तरह से रिस्टोरेशन प्लान लगा रहे हैं। तो डेटा स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकअप्स को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल कॉपीज बनाना इंपॉर्टेंट है। रिकवरी के क्या माध्यम है ताकि आपका बिजनेस, आपका जो भी आप यूज कर रहे हैं ऑपरेशंस, वापस से आप उसको चैनलाइज कर पाए। तो इसी में देखते हैं यदि आपको बैकअप करना है तो क्या तरीका है। तो हमने दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के विषयों को देखा है। पहले दूसरे लेक्चर में हमने कोई भी अगर एग्जांपल इंक्रिप्शन से लिया या हमने कहीं पे कोई भी ऐसी चीज उठाई तो हमने दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्लेवर देखा है ताकि हम समझ पाए यदि मान लीजिए मैं विंडोज यूज कर रहा हूं तो उसको किस तरह से किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें एक महत्वपूर्ण डिस्कशन का विषय है, तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, तो हम एक बार उसको देखेंगे। तो मैं पहले विंडोज की बात करता हूँ। तो फाइल हिस्ट्री फीचर आपको दिखेगा विंडोज 10 में भी दिखेगा, विंडोज 11 में दिखेगा, जो कि आपको अलाउ करता है ऑटोमेटिकली बैकअप लेने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फाइल्स जो आपने रखी हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास एक इंटरनल स्टोरेज पे, आप एक इंटरनल ड्राइव पे रखते हैं। तो अगर आपको एक्सटर्नल लोकेशन में करनी है तो आप उसको बेसिकली किस माध्यम से करेंगे, तो आपके पास फाइल हिस्ट्री फीचर है जिसको हम एक बार एक्सप्लोर करके आपके सामने दिखाएंगे। तो कुछ स्टेप्स हमने लिखे हैं जिसको हम सेटअप कहते हैं किसी स्टोरेज डिवाइस के लिए। यदि आपको वो यूज करना है तो आप कैसे करेंगे, तो एक एक करके आपको वो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और आप एक्सटर्नल ड्राइव में करना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल ड्राइव का माध्यम को यूज भी करना पड़ सकता है। तो मैं आपको एक बार उसको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको बैकअप सेटिंग्स टाइप करनी पड़ेगी अपने जो भी आपके पास टैब है। तो देखिए आप जब भी बैकअप सेटिंग्स टैप करेंगे तो इस तरह के आपके पास मेन्यू बार और इस तरह का एक पेज खुल के आएगा। तो यदि आप देखेंगे तो आपके विंडोज सिस्टम में जो भी आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है आपको एक ऐड ड्राइव करने का। ऐड ड्राइव करने का मतलब है कि आपको एक एक्सटर्नल ड्राइव यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो अभी आपके पास मान लीजिए यहाँ पे मेरे सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव नहीं है तो ये इस तरह से ब्लिंक कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे एक एक्सटर्नल ड्राइव लगानी पड़ेगी तभी ये आपके लिए प्रोसेस एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो उसके स्टेप्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे कि अगर आप एक्सटर्नल ड्राइव इसमें ऐड करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी। तो वो ऑप्शंस आपको एक बार चेकअप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक्सटर्नल ड्राइव लगा के दिखा सकता हूँ। तो यदि अगर मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो मैं देखता हूँ कि आप किस तरह से वो एक्सटर्नल ड्राइव यहाँ पे लगा सकते हैं। नहीं तो आप अपने चीजों को एक बार एक्सप्लोर करिएगा, मैंने सारे यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं। देखिए सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर मेन्यू बार में आना पड़ेगा जहां पे मैंने लिखा था, और फिर से आप फाइल हिस्ट्री में जब आएंगे तो आप मैंने सेटिंग्स हैं, फिर अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, बैकअप पे क्लिक करना है तो आपको एक ऐड ड्राइव का ऑप्शन आएगा जैसे मैंने आपको वहां पे दिखाया है।
फिर जब आपके पास ऐड ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा तो आपके पास एक एक्सटर्नल यूएसबी होनी चाहिए या एक्सटर्नल ड्राइव होनी चाहिए जिसमें आप वो चीजों को ऐड ऑन करेंगे कि मेरे को किस जगह पे एक एक्सटर्नल लोकेशन पे मेरे को डेटा का बैकअप चाहिए। फिर वो ऑप्शन जब आप दे देंगे तो उसमें आपसे आगे की बातें भी पूछी जाएंगी कि मान लीजिए आपने बैकअप ले लिया है तो क्या आप ऑटोमेटिकली बैकअप करना चाहते हैं, मैनुअली करना चाहते हैं, कितने समय अंतराल के बाद करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप वहां पे फिक्स्ड अप कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए। एंड फाइनली आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप कितने समय तक अपना डेटा बैकअप करना चाहते हैं, उसको रिटेन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि जैसे मान लीजिए हार्ड ड्राइव है 1 TB की या 512 GB की, तो स्पेस की कैपेसिटी आपके पास लिमिटेड है। तो आप हमेशा या तो उसको रखना चाहें या कितने समय के लिए रखना चाहें, दैट मीन्स वो भी आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। ये कुछ स्टेप्स लिखे हैं जो कि आप विंडोज में इस पर्टिकुलर में जाके यूज कर सकते हैं। तो देखिए, तो जैसे ही आप ऐड ड्राइव ऑप्शन ऐड करेंगे, आपने कोई एक्सटर्नल ड्राइव ऐड करी तो आपको एक्सटर्नल ड्राइव चूज करनी पड़ेगी। फिर ये मोर ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो पिछले प्रेजेंटेशन स्लाइड पे जो भी मैंने आपको मेन्यूज में दिखाया, जो जो स्टेप्स दिखाए, आपको उसको एक एक करके फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप चेक करिएगा तो आप, मैंने यहाँ पे लिखा है कि फाइल हिस्ट्री आपके लिए क्या करती है, बैकअप करती है। ठीक है, लेकिन आप कुछ पर्टिकुलर सिलेक्शंस कर सकते हैं फोल्डर्स का, इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, म्यूजिक एंड मोर। ठीक है, तो इनको बैकअप करना स्टार्ट करेगी बाय डिफॉल्ट, लेकिन आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं कि नहीं हमें इनका बैकअप नहीं लेना है, इनका बैकअप लेना है। तो ये एक पर्टिकुलर यूजर के उसके भी डिस्क्रिशनरी पावर पे होगा। फिर आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शन है, यदि आप चीजें को रिमूव करना चाहते हैं तो आप वो सारा काम भी कर सकते हैं। तो ये वाले सारी चीजें आपके पास होंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये विषयों के बारे में ध्यान में देना पड़ेगा कि किस तरह से आप इन चीजों को अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे करेंगे। देखिए, ये सारे स्टेप्स मैंने आपको उसी तरह से बताए हैं एक एक करके कि किस तरह से यदि आपको बैकअप लेना है तो आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंड फाइनली जब बैकअप आप ले लेंगे तो अगर आपको कितने टाइम तक रिटेन करना है एंड सपोज कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो उसके लिए भी मैंने मेंशन किया है कि आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और जब आपका बैकअप फिनिश हो जाएगा तो देखिए लास्ट में मैंने लिखा है आफ्टर योर बैकअप हैज फिनिश्ड विंडोज डिस्प्लेज द साइज, डेट एंड टाइम ऑफ द बैकअप। तो आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने सपोज कर लीजिए कितने साइज का बैकअप लिया है और कौन से फोल्डर के हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको वहां पे मिलेंगी। ये कुछ चीजें और भी मैंने मेंशन करी है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप विंडोज में देख सकते हैं। सपोज कर लीजिए इफ यू हैव एवर वांट टू चेंज योर बैकअप डेस्टिनेशन, मान लीजिए अभी तक आपने किसी एक्सटर्नल ड्राइव में उसका बैकअप ले रहे थे लेकिन अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको पहले स्टॉप करना होगा करंट ड्राइव जो आप यूज कर रहे हैं। आपको वैसे ही उसी मेन्यू बार में जाना होगा जहां पे आपने बैकअप सेटिंग्स लिखी, मोर ऑप्शंस मैंने आपको दिखाए थे, आप क्लिक करेंगे और आप स्टॉप कर देंगे कि अब मैं इस ड्राइव को यूज करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, और वापस से आप बैकअप स्ट्रीम पे आएंगे और फिर से एक नई ड्राइव को आप ऐड कर सकते हैं और फिर से आप एक बार ये प्रोसेस रीस्टार्ट कर सकते हैं जो अभी तक हमने किया है। तो ये बहुत ही एक आसान चीज है जो मैंने आपको बताई है। बाकी एक्सटर्नल ड्राइव और क्या चीजें आप उसमें ऐड ऑन करेंगे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी चीज देखिए, इफ यू एवर विश टू स्टॉप फाइल हिस्ट्री ऑल टुगेदर, आप पूरी तरह से फाइल हिस्ट्री बंद करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली आप ड्राइव को बंद कर सकते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है, अपडेट एंड सिक्योरिटी खोलेंगे, आपको बैकअप दिखेगा जैसे वो लास्ट पेज था जो मैंने आपको दिखाया। एंड फाइनली आपको स्विच ऑफ करना होगा जो आप ऑटोमेटिकली बैकअप का ऑप्शन पहले यस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसको आपको क्या करना होगा, यस से नो। ठीक है, अब मैं नहीं चाहता कि ये ऑटोमेटिकली बैकअप करे तो वो पूरा प्रोसेस फिर से वो शट डाउन कर देगा। ठीक है, एक तीसरी चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है कि लेट्स से दैट एन इंपॉर्टेंट फाइल हैज गॉन मिसिंग। ठीक है, और बिकम करप्टेड, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फाइल थी जो आपके ड्राइव पे है लेकिन वो अब आपकी करप्ट हो गई है या मिस हो गई है, तो आप क्या करेंगे, आप यूज कर सकते हैं फाइल हिस्ट्री बैकअप का टू रिस्टोर। ठीक है, आपको रिस्टोरेशन करना है। हमने बैकअप लिया ही क्यों था, क्योंकि मैं वो चीजें रिस्टोर करना चाहता हूँ यदि मेरे को आवश्यकता पड़ती है उसकी फ्यूचर में। तो आपको जाना कहाँ पे होगा, आप वापस से सेटिंग्स में जाएंगे, अपडेट एंड सिक्योरिटी को ओपन करेंगे और फिर बैकअप तक पहुंच जाएंगे। आपको मोर ऑप्शंस का लिंक मैंने दिखाया है, आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। ठीक है, और वापस से आपको रिस्टोरेशन का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपके पास करंट बैकअप होना चाहिए। यानी मान लीजिए आपने एक एक्सटर्नल ड्राइव में बैकअप लिया है तो वो एक्सटर्नल ड्राइव उसमें इंसर्टेड होनी चाहिए। फिर आप उसी पर्टिकुलर ड्राइव में किसी पर्टिकुलर फोल्डर में या किसी पर्टिकुलर फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो विंडो डिस्प्ले करेगा सभी फोल्डर्स दैट हैज बीन बैकअप। जैसे मैंने आपको बताया कि आप डेस्कटॉप,
डाउनलोड्स फोल्डर, म्यूजिक फोल्डर, ये सारे आपके पास बाय डिफॉल्ट बैकअप में रहते हैं, लेकिन आप नए फोल्डर्स को भी अवश्य चूज कर सकते हैं। तो आप उसको डबल क्लिक कर लेंगे, ठीक है, एंड फाइनली यू कैन व्यू दैट, ताकि आपको दिखे कि आपका कंटेंट क्या था, ठीक है। एंड इफ द ओरिजिनल फाइल इज गॉन, विंडोज ऑटोमेटिकली रीस्टोर इट, ठीक है। तो आपके पास बैकअप में यदि पुरानी फाइल जो आप चाहते हैं पड़ी होगी, तो विंडोज उसको ऑटोमेटिकली आपको रीस्टोर करके देगा। तो आपको बस यही करना है कि इस तरह से पहले आप एक ड्राइव को ऐड करिए, ठीक है, मोर ऑप्शंस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप सभी विषयों को आप अपने लेफ्ट हैंड साइड की पेन पे एक एक करके देखेंगे और आपको ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए, तो उस तरह से मैंने दिखा दिया कि आप अगर आप विंडोज 10 में काम कर रहे हैं तो आपकी बैकअप की स्ट्रैटेजी क्या होगी और रीस्टोरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होगी। आप ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं, मैनुअल करना चाहते हैं, कितने समय अंतराल तक करना चाहते हैं, तो वो सारे विषय आपकी जानकारी में आ गए। अब हमको समझना है कि इसमें नया टॉपिक है, जो मैंने आपको पहले आउटलाइन में भी बताया था कि राइड क्या है, ठीक है। सो देखिए, इसमें आपके पास इस टेक्निक का नाम बेसिकली हम रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है वो भी आपको सोचना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। इसको हम बेसिकली तरीका है स्टोर करने का सेम डेटा, लेकिन डिफरेंट प्लेसेस पे, और मल्टीपल हार्ड डिस्क या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको आप एसएसडीज भी कहते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि कहीं पे कभी भी कोई ड्राइव फेलियर हो जाए तो मल्टीपल कॉपीज हमारे पास एग्जिस्ट रहे, ताकि मेरी रिकवरी के प्लान हमेशा अवेलेबल रहे, ठीक है। So there are different write levels, however, not all have the goal of providing redundancy. बहुत सारे write के levels हैं, मैंने आपको भी एक एक करके बताने हैं आगे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में। लेकिन सभी write levels का खाली एक ही पर्पस नहीं है कि हम redundant copies बनाएं, ठीक है। redundancy प्रोवाइड करना ही खाली write का सभी levels का गोल नहीं है। सभी जितने भी आप देखेंगे सभी विषयों में, अगर लेवल 0 है, लेवल 1 है, तो सबका कुछ ना कुछ डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो आपको चेक करनी होगी कि किस तरह से राइट आपका काम करता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो राइट करता क्या है? प्लेस करता है डेटा ऑन मल्टीपल डिस्क और अलाउ करता है आपको आईओ ऑपरेशंस, ठीक है, टू ओवरलैप इन अ बैलेंस्ड वे, ठीक है, और आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, ठीक है। तो मल्टीपल डिस्क आपके पास होंगी तो आपका डेटा एक जगह पे नहीं है, मल्टीपल डिस्क पे हो रहा है और मल्टीपल आईओ ऑपरेशंस के माध्यम से वो उसको करता है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, ठीक है। तो ये करने का तरीका है। ऐसा क्या क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मल्टीपल डिस्क हैं वो इंक्रीज करती है मीन टाइम बिटवीन द फेलियर्स। स्टोरिंग डेटा रिडंडेंटली आल्सो इंक्रीजेस फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। तो यदि आप ऐसा मल्टीपल डिस्क पे अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो आपका मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। अगर डेटा रिडंडेंटली स्टोर कर रहे हैं तो ये आपके फॉल्ट टॉलरेंस को भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो राइड जो भी आपके एरेज हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो एक सिंगल लॉजिकल ड्राइव की तरह काम करेंगे। राइट एम्प्लॉय करती हैं सारी टेक्निक्स जो कि हम डिस्क मिररिंग और उसको डिस्क स्ट्राइपिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है तो वो भी हमें समझना होगा। मिररिंग का मतलब है आप कॉपी करेंगे आइडेंटिकल डेटा ऑन मोर देन वन ड्राइव, ठीक है। और स्ट्राइपिंग का मतलब है ये पार्टीशन करेगा और हेल्प करेगा आपका स्प्रेड करने के लिए डेटा ओवर मल्टीपल डिस्क ड्राइव्स जो आपके पास अवेलेबल, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको एक बार समझनी पड़ेगी कि एक राइट है क्या। तो राइट का बेसिकली मतलब क्या है कि यदि आप राइट यूज कर रहे हैं तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि डिस्क मिररिंग या फिर डिस्क स्ट्राइपिंग की तरह आपकी तरह यूज हुई, ठीक है। राइट क्या करता है? प्लेस करता है डेटा को मल्टीपल डिस्क पे और अलाउ करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को टू ओवरलैप, लेकिन एक बहुत ही बैलेंस तरीके से, ताकि आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस कम ना हो, ठीक है। परफॉर्मेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो उसका भी ध्यान रखें। अब हमें ये देखना है कि राइट के डिफरेंट लेवल्स क्या हैं। यदि हम डिफरेंट राइट के लेवल्स की बात कर रहे थे तो ये क्या है, अभी वो भी एक बार देख लेते हैं। तो राइट लेवल्स का बेसिकली मतलब है कि राइट जो भी है डिवाइसेस यूज करता है डिफरेंट वर्जन्स, जिसको हम कहते हैं लेवल्स। तो जितने डिफरेंट वर्जन्स हैं वो हमारे लिए लेवल्स बन जाते हैं यहाँ पे। और एक चीज ये भी देखिएगा कि जो बेसिक 6 लेवल्स थे वो 0 से लेके 5 तक गए थे। तो राइट 0 से स्टार्ट हुआ है और राइट 5 तक गया है, तो बेसिकली हम इसके 6 लेवल्स हैं। लेकिन दिस नंबर सिस्टम एनेबल, एक चीज याद रखिएगा, इन जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टू डिफरेंशिएट डिफरेंट वर्जन्स, ठीक है। तो वर्जन्स डिफरेंट है इसीलिए उसके नाम अलग अलग है, ओके। तो ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन भी करी है कि जो भी नंबर सिस्टम आप एनेबल कर रहे हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ लेवल्स हैज
since expanded and has been broken into 3 categories. अब वो 3 कैटेगरीज में है, एक स्टैंडर्ड, एक नेस्टेड और एक नॉन स्टैंडर्ड। जितने आपके पास 0 से लेके 5 तक थे, तो आप इस प्रकार भी उनको समझ सकते हैं। स्टैंडर्ड राइट लेवल्स की अगर आप बात करते हैं तो 0, 1, 2 और यहाँ पे देखिएगा 3, 4, 5 और मैंने यहाँ पे एक छठा लेवल भी ऐड किया है। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको देखते हैं। पहले राइट जीरो की अगर बात होती है तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो कि है स्ट्राइपिंग से रिलेटेड, लेकिन कोई भी रिडंडेंसी आपके डेटा की मेंटेन नहीं करेगा। ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आप कभी भी फॉल्ट टॉलरेंस आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आप से फॉर एग्जांपल राइट 1 का इस्तेमाल करते हैं तो राइट 1 बेसिकली क्या है, तो ये मिररिंग है। जैसे हमने आपको स्ट्राइपिंग के बारे में पहले बताया था, तो ये आपके लिए मिररिंग की तरह काम करेगी, आपकी डिस्क मिररिंग के लिए। ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली कंसिस्ट करती है ऑफ एटलीस्ट 2 ड्राइव्स। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप डुप्लीकेशन करना चाहते हैं स्टोरेज का, क्योंकि जो आपका डेटा है वो आप मल्टीपल कॉपीज बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्राइपिंग नहीं है, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे डिस्क की मिररिंग ये रीड करती है। बेसिक रीड परफॉर्मेंस इससे इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि ईदर डिस्क कैन बी रीड एट द सेम टाइम। आप दोनों जो डिस्क आप बनाई हैं वो एक ही समय पे रीड कर सकते हैं। राइट परफॉर्मेंस भी आपकी सेम रहेगी एज फॉर द सिंगल डिस्क स्टोरेज जो आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज आपको डिफरेंस मालूम चलना चाहिए कि आपका स्ट्राइपिंग क्या है, आपकी मिररिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। राइट 2 का जो लेवल है, इट बेसिकली यूजेस स्ट्राइपिंग अक्रॉस द डिस्क। जो आप स्ट्राइपिंग देख रहे थे, हमने पहले देखा है, तो ये अक्रॉस द डिस्क चलेगा। ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे, यानी डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, डिस्क 4 और बहुत सारी डिस्क लगी हैं, तो आप सभी में इस तरह से स्ट्राइपिंग कर सकते हैं। लेकिन विद सम डिस्क स्टोरिंग एरर चेकिंग एंड करेक्टिंग इंफॉर्मेशन, तो ईसीसी इसमें यूज होता है। इट ऑल्सो यूजेस डेडिकेटेड हैमिंग कोड पैरिटी का हम यूज करते हैं। ठीक है, जो कि एक लीनियर फॉर्म है बेसिकली एरर चेकिंग और करेक्शन के लिए। ठीक है, जो राइट 2 आप यूज कर रहे हैं, इसका कोई भी एडवांटेज नहीं है ओवर राइट 3 एंड इट इज नो लॉन्गर यूज। तो हम इसको भी यूज भी नहीं करते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स हैं तो हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार स्टैंडर्ड जो राइट का लेवल है दैट इज राइट 3। ठीक है, ये जो आप टेक्निक यूज कर रहे हैं, ठीक है, दिस टेक्निक जो हमने यहाँ पे लिखी है राइट 3 के, ये यूज करती है स्ट्राइपिंग एंड डेडिकेट्स वन ड्राइव टू स्टोरिंग पैरिटी इंफॉर्मेशन। ठीक है, पैरिटी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, जो कि आपका एम्बेडेड ईसीसी जो था उसकी जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको हम यूज करते हैं बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए एरर्स को। ठीक है, और डेटा रिकवरी बेसिकली अकम्प्लिश होती है बाय कैलकुलेटिंग एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन जो कि आपने रिकॉर्ड कर रखी है अदर ड्राइव्स पे। क्यों? बिकॉज कोई भी आईओ ऑपरेशन है तो वो एड्रेसेस होते हैं सभी जितने ऑल दी ड्राइव्स एट द सेम टाइम। ठीक है, तो जो भी आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है ये एड्रेस करता है सभी ड्राइव्स को सेम टाइम पे। तो राइट 3 जो आप बात कर रहे हैं ये ओवरलैप नहीं कर पाती किसी भी आईओ के लिए। तो इसी वजह से जो राइट 3 है ये बेस्ट है फॉर सिंगल यूजर सिस्टम्स विद लॉन्ग रिकॉर्ड एप्लीकेशंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। जो राइट 3 है वो बेसिकली पैरिटी का यूज करेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसमें से एक जो ड्राइव आपकी होगी वो बेसिकली पैरिटी को स्टोर करने के लिए ही डेडिकेटेड रहेगी। और जो आपका एम्बेडेड ईसीसी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यूज करेंगे कोई भी एरर को डिटेक्ट करने के लिए। तो डेटा रिकवरी बेसिकली हमारी इस तरह से अकम्प्लिश हो रही। इसमें आपके आगे राइट 4 की एक इंफॉर्मेशन है। राइट 4 बेसिकली क्या है, ये लेवल है जो कि यूज करता है लार्ज स्ट्राइप्स को, जिसका मतलब है यूजर जो है वो रीड कर सकता है रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी सिंगल ड्राइव जो आपके पास लगी हुई है। ओवरलैप जो आपके इनपुट आउटपुट आईओज हैं कैन देन बी यूज फॉर रीड ऑपरेशंस। तो बाकी जो आपके ओवरलैप आईओ होंगे वो बेसिकली आप रीड ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राइट ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड ओनली टू अपडेट दी पैरिटी ड्राइव। तो हमें खाली राइट ऑपरेशंस पैरिटी ड्राइव को अपडेट करने के लिए यूज करने हैं और हमें कोई भी आईओ यूज नहीं करना है जो रीड करने के लिए। तो ओवरलैपिंग वाले आईओ जो है आप रीड में यूज कर सकते हैं। राइट 5 की अगर आप बात करें तो दिस लेवल जो आपका है इज बेस्ड ऑन पैरिटी ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस तरह से आगे फर्दर एसोसिएटेड है। सो द पैरिटी इंफॉर्मेशन इज स्ट्राइप्ड अक्रॉस ईच ड्राइव। ठीक है, एनेबलिंग द एरे टू फंक्शन इवन इफ वन ड्राइव वर टू फेल। यदि आपकी कोई एक ड्राइव भी फेल हो जाती है तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि आप बाकी के डिफरेंट पैरिटी के इंफॉर्मेशन को यूज कर सकें।
ठीक है। ये एरे का आर्किटेक्चर आपको एनेबल करता है रीड एंड राइट ऑपरेशंस को मल्टीपल ड्राइव्स में एक साथ करने के लिए। तो इस वजह से क्या होता है कि ये रिजल्ट्स आपके जितने भी आएंगे परफॉर्मेंस को बेटर बनाएंगे देन दैट ऑफ अ सिंगल ड्राइव, क्योंकि हम मल्टीपल ड्राइव्स के साथ काम कर रहे हैं, बट नॉट एज हाई एज राइट जीरो एरे। ठीक है। तो राइट 5 की यदि आप बात करेंगे तो आपको कम से कम 3 डिस्क की रिक्वायरमेंट होगी, बट इट इज ऑफन रिकमेंडेड कि आप एटलीस्ट 5 डिस्क यूज करें फॉर हाई परफॉर्मेंस। तो राइट 5 का मतलब आप शायद समझ गए होंगे यहां से। मैंने आपको लेवल्स बताए थे 0 से लेके 5 तक, लेकिन अगर आप नए संस्करणों में देखेंगे तो राइट 6 भी आपके पास दिखेगा, तब भी इसलिए मैंने लिखा है। तो ये थोड़ा सा आपकी टेक्निक जो है वो बिल्कुल सिमिलर है टू राइट 5, बट इट इंक्लूड्स अ सेकंड पैरिटी स्कीम। अभी तक हमारे पास एक पैरिटी की स्कीम थी और हम ईसीसी का यूज करते थे कोई भी एरर को डिटेक्ट करने के लिए, but it includes a second parity scheme जो कि distributed है across the tribes जो आप यूज कर रहे हैं in the array, and the use of additional parity। अगर आपने additional parity का यूज किया है तो क्यों? It enables the array to continue functioning। ठीक है। और आपके पास मान लीजिए 2 डिस्क थी, अगर फेल हो जाती है, ठीक है, साइमल्टेनियसली, तब भी आपके पास ये सारी चीजें काम में आएंगी, कोई भी ऑपरेशंस आपका रुकेगा नहीं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कुछ यूज कर रहे हैं तो आपको कॉस्ट ज्यादा लगानी होगी, आपका ओवरहेड बढ़ जाएगा। तो राइट 6 इसलिए हम कहते हैं स्लो राइट परफॉर्मेंस है राइट 5 के कंपैरिजन। तो आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, यदि आपको मल्टीपल कॉपीज और मल्टीपल बैकअप्स बनाने हैं तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब आपको देखना होगा कि अगर आप राइट यूज कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है। तो थोड़ी सी चीजें आपको उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो बेनिफिट्स मैंने कुछ लिखे हैं। इम्प्रूव कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्यों? लोअर प्राइस डिस्क आर यूज्ड इन लार्ज नंबर्स। ठीक है। तो आपकी जो लोअर प्राइस डिस्क है जिसका प्राइस वैल्यू बहुत नहीं होता, आप उसको मल्टीपल और लार्ज नंबर्स में यूज कर सकते हैं। इससे आपकी थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। यूजिंग मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स आपको एनेबल करेंगी राइट को इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस। अगर आप सिंगल हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं तो मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स ऑब्वियसली आपके राइट की इंफॉर्मेशन और सॉरी आपके जो भी परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाएंगी। इंक्रीज कंप्यूटर स्पीड और रिलायबिलिटी आफ्टर अ क्रैश आपको मिलेगी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन कि आप क्या यूज कर रहे हैं तो और कौन सा राइट का लेवल आपने यूज किया है। रीड राइट ऑपरेशन जो भी है वो भी आपके फास्ट हो जाएंगे एज कम्पेयर टू अगर आप सिंगल ड्राइव में काम कर रहे हैं राइट जीरो के साथ, क्योंकि इसका रीजन भी है कि फाइल सिस्टम इज स्प्लिट अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ड्राइव्स दैट वर्क टुगेदर ऑन द सेम फाइल। ठीक है। तो अगर आपने अगर स्प्लिट कर रखा है तो आप क्रॉस द ड्राइव तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर निकल के आएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐड होती है कि व्हेन शुड यू यूज दी राइट। आपको कब राइट का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है हम यूज नहीं कर सकते, हम तब भी यूज करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो पहला बेनिफिट अगर आपको देखना है तो व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा नीड्स टू बी रिस्टोर्ड, तो आपको बहुत लार्ज अमाउंट के पास आपके पास डेटा आ रहा है सेकेंड्स और फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में, तभी आप राइट का यूज करें। आप टाइम और अवेलेबिलिटी आर इम्पोर्टेंट। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई ऐसा सर्च इंजन चला रहा हूँ जैसा एक गूगल है और आप मान लीजिए कोई भी आप ऐसी वेबसाइट चला रहे हैं जिसकी आपको अवेलेबिलिटी 24/7 रखनी है, तो उस केस में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राइट जैसी चीजें आप यूज करें। जब आपकी फाइल का साइज बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू अगर आप बहुत छोटी फाइल साइज में काम कर रहे हैं तो आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू रिड्यूस स्ट्रेन ऑन फिजिकल हार्डवेयर। हमें बहुत फिजिकल हार्डवेयर पे ज्यादा नहीं डिपेंड होना है और हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, तब हम वहां पे करते हैं। और एक कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम सस्ता हार्डवेयर यूज कर सकते हैं मल्टीपल चीजों के लिए और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर के साथ, तो हमारे लिए बेनिफिट है इसको यूज करने। तो अभी तक मैंने आपको जो भी दिखाया है सारा कुछ, तो वो सारे विषय जितने भी हैं तो वो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से थे। फिर हमने राइट के बारे में देखा। अब हमको बैकअप्स अगर करने हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, तो एक ये भी इंपॉर्टेंट बहुत फैक्टर हो जाता है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, इजीएस्ट वे अगर आप बैकअप करना चाह रहे हैं और बेसिकली तो आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं जैसे मैंने वहां पे आपको दिखाई, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपके पास ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे उबंटू है तो वहां पे आप सिंपल उनको इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने एक बैकअप एप्लीकेशन यहाँ पे डेजर्ट यूज करी है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो मैं आपको एक मशीन दिखाता हूँ जो कि स्पेसिफिकली साइबर रेंज का पार्ट है। ठीक है। तो आप इसको भी एक बार
यूज करेंगे, आप हो सकता है डिफरेंट लैब में आपको ये देखने को मिले। तो पहले इसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये आपके पास इस तरह से उबंटू की मशीन है, ठीक है। तो उबंटू मशीन को भी हम एक बार देख लेते हैं ये किस तरह से दिखती है। तो उबंटू मशीन में सबसे पहले आपको, जैसे मैंने एक एप्लीकेशन बोली कि वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो एप्लीकेशन कौन सी इंस्टॉल करी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप इंस्टॉलेशन होगा कैसे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट विषय है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो मैंने मेंशन किया है sudo apt-get install -duck। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन है जो हम बैकअप और रिकवरी के लिए यूज करते हैं कहाँ पे, उबंटू में। तो मैंने सिंपल इसको यहाँ पे sudo apt-get install duck लिखा है। तो दिस इज अ कमांड, एक सिंपल कमांड आपको कमांड लाइन टर्मिनल पे डालना है और ये ऑटोमेटिकली सब कुछ इंस्टॉल करेगा। जहां आपसे पूछे कि आप ये करना चाहते हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आपको यस बोलना है और फाइनली आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। एंड फाइनल में जब ये पूरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना है और ये जब फाइनल हो गया, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको वापस से कमांड लाइन टर्मिनल पे ले आएगा। अब आप वापस अपनी जितनी एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं तो वहां जा सकते हैं। ये टर्मिनल आप बंद कर दीजिएगा, एक्सेसरीज में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे बैकअप लिखा है। हो सकता है कि आप उबंटू डिफरेंट फ्लेवर का यूज कर रहे हो, तो आप सिंपल टाइप करके उसको सर्च भी कर सकते हैं कि बैकअप्स कहाँ पे हैं। तो इस तरह की एक विंडो आपको मिलेगी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए, एक ओवरव्यू है, एक फोल्डर्स टू सेव है, फोल्डर्स टू इग्नोर है, स्टोरेज लोकेशन है और शेड्यूलिंग लिखी है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ओवरव्यू क्या है। तो इसमें लिखा नो रीसेंट बैकअप्स, यू मे यूज रीस्टोर बटन टू ब्राउज फॉर एग्जिस्टिंग बैकअप्स। ठीक है, तो अभी आपने, मैंने कुछ भी इसमें बैकअप नहीं लिया तो इसलिए ऐसा दिखा है। कौन से फोल्डर्स आपको सेव करने हैं, तो अभी होम डायरेक्टरी है, जैसे वहां पे आपके बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स डेस्कटॉप थे, डॉक्यूमेंट्स थे, इस तरह से यहाँ पे भी आप कौन से फोल्डर्स हैं उनको सेव करना चाहते हैं। फोल्डर्स जो आप इग्नोर करना चाहते हैं, स्टोरेज की लोकेशन क्या है, तो देखिए स्टोरेज की लोकेशन में बाय डिफॉल्ट गूगल ड्राइव का आपको ऑप्शन देता है, नेटवर्क सर्वर का देता है और किसी लोकल फोल्डर का भी देगा, ठीक है। और फाइनली अगर आप इनमें से कोई भी चूज करेंगे, मान लीजिए गूगल ड्राइव चूज कर लिया है या क्या चूज किया है, तो उसके बेसिस पे वो चेंजेस हो सकते हैं। फिर शेड्यूलिंग की बात है, यदि आपको याद हो तो मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जब मैंने बात करी थी तो मैंने वहां पे भी आपको दिखाया था कि हाँ, आप शेड्यूल करने के समय ऑटोमेटिक बैकअप कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने किया, हर वीक करना है, हर दिन करना है। और दूसरी चीज है कि आप कब तक रिटेन करना चाहते हैं, फॉर एवर, एटलीस्ट अ ईयर, एटलीस्ट 6 मंथ्स। लेकिन ये आपकी ड्राइव की स्पेस पे भी निर्धारित करेगा कि किस तरह से आप करेंगे। फाइनली जब आप यहाँ पे आएंगे, यानी आपके पास कुछ रिस्टोरेशन का प्लान होना चाहिए, तो आपको बताना होगा। और बैकअप ना करके आप जब ग्रांट करेंगे एक्सेस, तो आपसे पासवर्ड भी सेट करने के लिए बोलेगा, ठीक है, ताकि आप जब रिकवरी करें तो वो माध्यम भी क्लियर होने चाहिए। तो ये एक सिंपल सा एक मशीन है जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ और बाद में आपको लैब करने के लिए भी एक्सेस में मिलेगा, बट दिस इज एन उबंटू मशीन जो कि आप यूज कर सकते हैं। और आपको पता चल गया है कि ऐसा नहीं है कि खाली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिर्फ एक ऐसा माध्यम है जो आपको बैकअप करेगा, आप लिनक्स में भी वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो कि एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये लास्ट पार्ट था हमारी आउटलाइन का, यदि आपको याद हो तो क्लाउड स्टोरेज क्या है और एक लोकल स्टोरेज क्या है और कब चीज कहाँ पे हमें यूज करनी है और उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, वो भी आपको एक बार समझने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, यदि मैं क्लाउड स्टोरेज की बात करता हूँ तो क्लाउड का मतलब क्या है, ऑब्वियसली वो आपके लोकल सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो क्लाउड स्टोरेज जो भी आपका स्टोर करेगा फाइल, वो रिमोट सर्वर्स पे करेगा, ठीक है। यानी रिमोट लोकेशन है वो आपकी लोकल मशीन की सिस्टम की नहीं, लेकिन ये कनेक्टेड होंगे आपके इंटरनेट की वजह से या फिर किसी और के द्वारा संचालित होंगे। जैसे मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट एजोर यूज करें या अमेजन का AWS यूज करें या से फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव भी यूज करें, ठीक है। तो आप रिमोट सर्वर्स पे, रिमोट लोकेशंस पे अपने डेटा को दे रहे हैं, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए, उसको अपलोड करने के लिए आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और वो क्लाउड जो है, जो स्पेस है, दैट इज ओन्ड बाय किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है, आपके द्वारा वो ओन नहीं है। हाँ, आप उसमें अकाउंट बनाते हैं कि वो पेड अकाउंट है या फ्री, तो उस पर डिपेंड करता है आपकी स्पेस पे। जैसे गूगल ड्राइव में आपको बाय डिफॉल्ट 15 GB की स्पेस मिलती है, आगे की स्पेस खरीदनी पड़ती है, तो उस तरह से प्लान्स चलते हैं। लोकल स्टोरेज में यदि आप करेंगे तो फाइल स्टोर होंगी फिजिकल सर्वर पे, यानी आपके प्रेमाइसेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव्स में भी उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये हम लोकल स्टोरेज के एक्सटर्नल ड्राइव में स्टोर कर लिया और अपने पास रख लिया, ठीक है। तो डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
ये अफेक्ट करेगा सभी चीजों को, ठीक है। जैसे मैं एक्सेसिबिलिटी की बात करता हूँ या फिर सिक्योरिटी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी किसमें आसान होगी, सिक्योरिटी किसमें सबसे ज्यादा होगी, तो इसको डिसाइड करना आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है, ठीक है। तो उसके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हमने लिखे हैं, जिनके बेस पे आप पहले देखेंगे कि पॉजिटिव चीजें क्या हैं, और फिर हम नेगेटिव चीजों को देख के तब उसमें बता पाएंगे कि किस तरह को चूज करना चाहिए। तो देखिए, प्रॉस मतलब पॉजिटिव साइड्स हैं आपके क्लाउड स्टोरेज के। तो फाइल्स जो भी आपके पास स्टोर हुई है क्लाउड में, ये एक्सेसिबल है, ये सिंक्रोनाइज रहेंगी सभी जगह पे। मान लीजिए मैं यहाँ बैठ के अगर अपनी लैब से एक्सेस कर रहा हूँ, और मैं यहाँ से सपोज कर लीजिए अमेरिका पहुंच गया, वहां से एक्सेस कर रहा हूँ, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल सिंक्रोनस है। और इंटरनेट की कनेक्शन मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। तो दिस कैन बी क्लच फॉर रिमोट कोलैबोरेशन, ठीक है। मतलब यदि मान लीजिए मैंने उस पर्टिकुलर जो भी आपकी फाइल थी उसका एक्सेस मल्टीपल लोगों को दिया है, और उसमें मल्टीपल लोग चेंजेस कर रहे हैं, तो वो भी सिंक्रोनाइज वे में चलेगा। यानी एक समय में कई लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं, यदि वो चीजें किस पे हैं, क्लाउड पे, ठीक है। तो मैं भी क्लाउड की बात कर रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, वो आपको लिमिटेड अमाउंट देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यदि आपको कुछ ज्यादा अमाउंट चाहिए तो आपको उसको पे करना पड़ेगा। फ्री अकाउंट में आपके पास रिस्ट्रिक्टेड स्टोरेज होगी, जैसे गूगल ड्राइव में सिर्फ 15 GB की है शायद, और इसको बढ़ाने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। यूजर डजंट पे द अपफ्रंट एक्सपेंस ऑफ सर्वर इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस, यानी फ्री वाला जो पार्ट आपको दिया गया है या ट्रायल वर्जन के लिए 1 महीने के लिए कुछ दिया है, तो उसकी कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं मांगी जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, बाद में आप मैक्सिमम स्टोरेज लेते हैं, कुछ कंप्यूटिंग आपको करनी है, कोई मशीन आप उसमें खरीद रहे हैं, उसमें सर्वर्स खरीद रहे हैं, देन ऑब्वियसली आपको रेंट पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा नहीं, मेरे को कंप्यूटेशन करने के लिए एक मशीन चाहिए क्लाउड में, तब आपको पैसे पे करने पड़ेंगे स्टोरेज के अलावा भी। तो क्लाउड स्टोरेज एक एक्सीलेंट तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्रिएशन करने के लिए रिडंडेंट बैकअप। तो हमने लोकली तो स्टोर किया ही किया है, हमारे पास क्लाउड इंस्टेंसेस भी हैं, वहां पे भी वो स्टोरेज है। इन केस हमारे पास कोई भी दिक्कत यहाँ पे लोकल सिस्टम्स में आती है, तो हम वहां से बैकअप ले सकते हैं। अब नेगेटिव साइड्स देखते हैं आपके क्लाउड स्टोरेज के। तो हमने पॉजिटिव्स तो देख लिए। सो अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इंटरनेट कनेक्शन पे हमेशा निर्भर रहेंगे, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप कभी भी फाइल्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए सबसे जरूरी बात है। इंटरनेट की बैंडविड्थ और उसका कनेक्शन बहुत स्लो है, तब भी आपको एक्सेस करने में हमेशा परेशानी आएगी। तो इंटरनेट की आपकी डिपेंडेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर कंट्रोल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए आपका डेटा आपके पास सिर्फ नहीं है, अब वो क्लाउड में भी है। तो वो अगर कोई वेंडर ऐसा है जो कि आपको सही से इन चीजों की कंट्रोल्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो आपकी सिक्योरिटी और आपके डेटा भी आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। सो विच मे नॉट बी अप टू द स्टैंडर्ड। इसीलिए मैंने बोला कि हाँ, डिपेंड करता है कि आपने किस क्लाउड सर्विसेज को यूज किया है। आप अच्छी सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो आपके पास प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, नहीं तो आप उन चीजों को क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज है कि फ्री क्लाउड स्टोरेज अकाउंट्स जो है आर नॉट इनफ फॉर बिजनेसेस। हमारा बिजनेस का डेटा और ऑर्गेनाइजेशन का डेटा तो टीवीज में चला जाता है, तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें परचेजिंग करनी पड़ेगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि एक हाई प्राइस पे आती है, ठीक है। यू डोंट ओन सिस्टम्स यूज टू स्टोर डेटा। जो भी आप सिस्टम्स क्लाउड से ले रहे हैं वो आपके सिस्टम्स में नहीं है, इसलिए उनको कंट्रोल करने की भी जिम्मेदारी क्लाउड प्रोवाइडर की है। तो सिक्योरिटी के साथ साथ आपके साथ क्लाउड प्रोवाइडर की जिम्मेदारी उनकी कंप्यूटेशन की भी आ सकती है, यदि आपने कोई मशीन खरीदी है। अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है अपने क्लाउड प्रोवाइडर से, या से फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी उनके कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं उनकी मशीन्स पे, तो आपका डेटा भी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़े से नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और अब आपको डिसाइड करना होगा इन पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को देख के कि आपको क्या किस तरह से यूज करना है। आज की डेट पे मैक्सिमम लोग क्लाउड स्टोरेज पे यूसेज कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट लार्ज डेटा की है, कंप्यूटेशन पावर बहुत ज्यादा है, तो आपको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि सिक्योरिटी के कंसर्न्स क्या हैं, किस तरह से वो इन चीजों को हैंडल कर रहा है, किस तरह से वो आपको अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो लोकल स्टोरेज के लिए भी मैंने क्विक पॉइंट्स लिखे हैं, उनको भी फटाफट एक बार देखते हैं। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और ये कुछ नेगेटिव्स हैं। तो पॉजिटिव्स में आपके पास है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, लोकली आपके पास सारी चीजें हैं, या फिर एक्सटर्नल ड्राइव पे हैं तो आप उनको एक्सेस कर लेंगे।
लोकल स्टोरेज बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन के आपको ऑप्शन देगी और आपके डिस्क्रिशनरी पे है और आपके डिसीजन पे है कि आप किस तरह की सिक्योरिटी ऑप्शंस उसमें लगाना चाहते हैं। अगर आप बहुत टेक्निकल हैं तो ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से इंक्रिप्शन अपने हिसाब से सिक्योरिटी लगा सकते हैं, ठीक है। डेटा ट्रांसफर जो है लोकल स्टोरेज से हमेशा फास्ट रहता है। आप नेटवर्क डिवाइसेस का भी यूज कर सकते हैं, तो आपकी डिपेंडेबिलिटी कभी भी इंटरनेट पे नहीं आएगी, आपको एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक चीज है कि आप किस तरह से अगर लोकल एरिया नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो उसमें क्या आपके पास बैंडविड्थ है, तो उस पर डिपेंड करेगी। लोकल स्टोरेज जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हमें पैसे पे नहीं करने, हमने एक बार हार्डवेयर में पैसा लगा लिया है तो हमें बार बार सारी चीजें उसको मैनेज करने में नहीं करनी। नेगेटिव एस्पेक्ट्स अगर आप देखेंगे लोकल स्टोरेज के लिए, तो कस्टमाइजेशन और सिक्योरिटी सोल्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आएंगे। आप बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है तो आपको सिक्योरिटी कंट्रोल्स नहीं मालूम है, तो हमेशा आप कॉम्प्रोमाइज के फैक्टर से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। आपने मान लीजिए इंक्रिप्शन कर दिया लेकिन उसके पासवर्ड्स को सही से मैनेज नहीं किया, या आपने सपोज टाइमली वो सारी चीजें ध्यान नहीं दी, तो एक बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेटा लॉस हो जाए, आप उसको वापस से रिकवर ना कर पाए। कोलैबोरेशन प्रोसेसेस नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए मल्टीपल लोगों को उसको एक्सेस करना है और मल्टीपल लोग एक्सेस करने के बाद उसमें मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, तो यू मे एक्सपीरियंस डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। परचेजिंग एंड मेंटेनिंग हैवी ड्यूटी लोकल स्टोरेज, ये भी एक फिर से आपको मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए, आपको हायरिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को लगाना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस में उसको कर रहे हैं। तभी आप देखते होंगे मैक्सिमम जो बिजनेस है आज की डेट पे वो ये ओवरहेड कम कर रहे हैं, पैसा वो पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अपने उनके कंट्रोल से चीजें अब क्लाउड कंट्रोल हो रही, तो वो उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। बट डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है। सो यहाँ पे लिखा है विच शुड आई चूज, या आप क्या चूज करेंगे उसकी एक फैक्टर है। चूजिंग बिटवीन क्लाउड एंड लोकल डजंट मीन गिविंग अपॉन वन अनदर। ये डिपेंड करेगा, मैंने पहले ही बोला है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हैं, आप बिजनेस हाउस हैं, आप किस तरह के डेटा को हैंडल करते हैं, कितनी सिक्योरिटी कंट्रोल्स चाहिए, कितनी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। द टू स्टोरेज टाइप्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस हाउसेस पे, आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे, और बेस्ड ऑन दैट ही आप चूज करिए, ठीक है। तो मेनी बिजनेस चूज टू हैव लोकल बैकअप्स। अभी भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा ऐसी कुछ एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, गवर्नमेंट हाउसेज हैं जो कि नहीं चाहती हैं कि हम क्लाउड पे अपना डेटा स्टोर करें, तो वो सारा काम अभी भी अपने लोकल प्रेमाइसेस पे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो रिड्यूस चांस ऑफ irrecoverable data loss while still allowing a business to capture the benefits of synchronized and cloud based workloads, ठीक है। तो डिपेंड करता है, यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छे है और इफेक्टिवली सब चीजें लोकली मैनेज कर सकती है, तो आपके पास हमेशा ये रहेगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास है, आपने किसी और के वहां पे अपलोड नहीं किया। सो द बेस्ट पाथ फॉरवर्ड डज नॉट रिक्वायर चूजिंग अ साइट, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं कि आप क्लाउड जाइए, लोकल जाइए, तो आपको ये सोच होगा। सभी के कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, अब डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या चूज करेंगे।